हाँ दोस्तों, आज चैप्टर कौन सा है हमारा? आज चैप्टर है कक्षा 11वीं, चैप्टर नंबर 13। होने ये वाला है कि जैसे ही हमारा 11th और 12th का, हमारे 11th क्लास चैप्टर नंबर 16 पे पहुंच चुके हैं हम, और 12th में क्लास नंबर 13 पे पहुंच चुके हैं। तो 2 चैप्टर इसमें बचे हैं, 5-6 चैप्टर उसमें बचे हैं। तो जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे अगले 10 दिनों के अंदर में, तो फिर उसके बाद हम लाइव मिलना शुरू किया करेंगे। हाँ, उसमें भी रिवीजन ही हुआ करेगा, रिवीजन एमसीक्यू का प्रैक्टिस। बस उसको एक कदम बढ़ाते रहा करेंगे हम। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए चैप्टर नंबर 13 को फटाफट से शुरुआत करते हैं, डिस्कशन चालू करते हैं। क्या बोल रहा है भाई चैप्टर नंबर 13 के अंदर में? सबसे पहले तो यहाँ पर वो जिक्र करेगा, इतनी जगह पर वो जिक्र कर रहा है कि भैया देखो, लाइफ जो है वो आसान तो है नहीं है, कॉम्प्लेक्स है। और जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो अलग अलग लेवल पे है, वो डिफरेंट लेवल पे है। वो आपका मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू, ऑर्गन, इंडिविजुअल, इन सभी के लेवल पे है। और जब हम इंक्वायरी करेंगे किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन की, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 तरीके के हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन होता है जो हाउ वाला क्वेश्चन होता है, और एक क्वेश्चन जो होता है वो वाओ वाला, वाई वाला क्वेश्चन होता है। हाउ वाले क्वेश्चन के अंदर में जैसे बोल रहा है कि चिड़िया कैसे गाना गाती है और चिड़िया गाना क्यों गाती है। चिड़िया जो गाना गाती है वो इस तरीके से है कि भाई जब वो उसके गले के अंदर में एक वॉइस बॉक्स है, जब हवा उससे गुजरती है तो हवा वाइब्रेट करती है, उसकी वजह से जो है आवाज़ सुनाई देती है। और क्यों करती है चिड़िया ऐसा? ताकि कम्युनिकेट कर सकती है, जिसमें से एक एग्जाम्पल है कि मीटिंग के लिए ब्रीडिंग सीजन में कॉल लगा सकती है। उसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको बिल्कुल इसी तर्ज पर इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में 2 तरीके से वाई और हाउ के लेवल पर देखा जा सकता है। यहाँ पर वो डेफिनेशन दे रहा है, अगला पेज, और उसके अंदर में इकोलॉजी की डेफिनेशन दे रहा है कि भाई अब इंसान है, ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर बीच में इंटरेक्शन हो रही है, और दूसरे ऑर्गेनिज्म से इंटरेक्शन हो रही है, और अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी वो इंटरेक्ट कर रहा है। इकोलॉजी को हम जो पढ़ेंगे वो 4 डिफरेंट लेवल पे पढ़ेंगे। आदमी के लेवल पे, जनसंख्या के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे, और बायोम के लेवल पे। मतलब पढ़ेंगे क्या, मतलब होती है इकोलॉजी। जिसमें से कि वो एग्जांपल देना शुरू करता है कि ऑर्गेनिज्म के अगर लेवल पे देखा जाए तो फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी को हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब ऑर्गेनिज्म फिजियोलॉजी जो है, असल में फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी है। मतलब एक ऑर्गेनिज्म में तुम क्या देख लोगे? उसकी फिजियोलॉजी देख लोगे। और वो फिजियोलॉजी किस पे डिपेंड करेगी कि भैया वो जिंदा रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है, और वो रिप्रोडक्शन कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। तो ये मेन खाका है ऑर्गेनिज्म वाली। ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जब हम इकोलॉजी को देखेंगे तो इसके अलावा फिर यहाँ पर बताना शुरू करता है कि किस तरीके से जो सन होता है वो सेंटर, मतलब कि अपने फोकस पे है। और जब धरती सूरज के करीब होती है तो सर्दियाँ होती हैं, और जब वो सूरज से दूर होती है तो गर्मियाँ होती हैं। और वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टिल्ट है सन के ऊपर, उसकी वजह से अलग अलग तरीके के सीजन्स बनते हैं। ठीक है, तो धरती के अपनी धुरी पर घूमने की वजह से दिन और रात होते हैं, और अपनी एक्सिस की ऊपर घूमने की वजह से अलग अलग तरीके के मौसम होते हैं। अब इसकी वजह से आपका टेम्परेचर में वेरिएशन कॉज होता है। एनुअल वेरिएशन इज इन प्रेसिपिटेशन की। भैया 2 चीज़ों का जिक्र कर रहे हैं हम यहाँ पर। टेम्परेचर का जिक्र कर रहे हैं कि भाई धरती किस तरीके से अपनी धुरी पे, सूरज के चारों तरफ, अपनी एक्सिस पे, सब मिलाकर के जिस तरीके से धरती घूमती है, उसकी वजह से धरती पर अलग अलग तरीके के टेम्परेचर और अलग अलग तरीके की प्रेसिपिटेशन होंगे। और टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन से अलग अलग तरीके के बायोम का फॉर्मेशन होता है। जैसे जैसे प्रेसिपिटेशन बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, और इस तरीके से हम अलग अलग तरीके के बायोम से डिस्कवर करते चले जाते हैं। डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल, रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट रन फॉरेस्ट, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट? डिपेंडिंग अपॉन कितना टेम्परेचर रहता है वहाँ पर, और कितनी बर्फ गिरती है या पानी गिरता है। अलग अलग बड़े बड़े डेजर्ट के अंदर में भी 2 ऐसे हिस्से हो सकते हैं कि जहाँ कंपैरेटिवली कम रेत हो, और एक कंपैरेटिवली जहाँ पे ज़्यादा रेत हो। या उल्टा बोल लो कि एक तरफ जहाँ पेड़ पौधे थोड़े कंपैरेटिवली ज़्यादा हों एज़ कम्पेयर टू जहाँ पेड़ पौधे थोड़े से कम हों। तो रीजनल और लोकल वेरिएशन किसी भी बायोम के अंदर में वहाँ का हैबिटाट डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जो पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है वो दे रखा है कि भैया देखो, ऐसा है कि लाइफ जो है वो हर जगह एग्जिस्ट करती है, चाहे जितनी अजीब कंडीशन आ जाए, चाहे एक्सट्रीम हार्श कंडीशन आ जाए,
राजस्थान की हीट हो, चाहे मेघालय में पानी बरस रहा हो, चाहे तुम्हारा बहुत तेज धार बह रही हो पानी की, तुम्हारे बर्फ गिरी पड़ी हुई हो, हाई माउंटेन्स हो, कहीं पर भी आपके लाइफ, एटलीस्ट माइक्रोबियल लाइफ तो आपको वहाँ पर मिलती ही मिलती है। नेक्स्ट पेज। अगले पेज पे आएंगे तो पहले वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि हैबिटाट का जो फॉर्मेशन है उसके लिए दो तरीके के कारण उत्तरदायी होते हैं, एक है बायोटिक फैक्टर और एक है एबायोटिक फैक्टर। तो किसी भी तरीके का हैबिटाट बनेगा उसके अंदर में दो की एलिमेंट हैं और वो हैं आपके कौन से, ये है आपका एबायोटिक फैक्टर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल, और एक है आपका बायोटिक फैक्टर जिसमें है पैथोजन, पैरासाइट, प्रेडेटर और कॉम्पिटिटर। यहाँ पर फिर एक डेफिनेशन दी गई है आपकी किसकी, नीश की। नीश क्या होता है, जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है और वहाँ पर उसका जो फंक्शनल रोल है वो वाली जो जगह है उसको उसका नीश कहते हैं। फंक्शनल रोल जमा हैबिटाट। एबायोटिक फैक्टर की बात कर लेते हैं तो एनसीईआरटी कहती है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। और जैसे जैसे आप धरती अगर है तो धरती में आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा धूप पड़ती है। जो सबसे ज़्यादा जैसे जैसे आप ऊपर पोल की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तापमान जो है वो कम होता चला जाएगा। तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने में टेम्परेचर कम होता है और आप जानते हैं कि टेम्परेचर जो है 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर के माइनस तक का जो टेम्परेचर है वो होता है, एग्जिस्ट करता है। और लाइफ भी इन दोनों ही जगहों पर एग्जिस्ट करती है। वहाँ हाइड्रोथर्मल वेंट में भी आपका जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे भी लाइफ जो है एग्जिस्ट कर रही है। और फिर ये जो है टेम्परेचर का ज़िक्र बताना शुरू किया जाता है कि भाई टेम्परेचर में और क्या-क्या हो सकता है, कि देखिए भाई टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि कई पौधों को एक खास मिनिमम ज़्यादा अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चाहिए, जैसे गर्मियों में आम आते हैं। तो गर्मियों में आम आते हैं तो मैंगो जो है वो टेम्परेट कंट्रीज जैसे कि कनाडा और जर्मनी वगैरह में ग्रो नहीं करेगा। स्नो लेपर्ड जो है केरला में नहीं मिलेगा। तो ये एग्जाम्पल थे। अब यहाँ पर बता रहा है कि देखिए ऐसा है कि टेम्परेचर का जो सिग्निफिकेंस है वो हमारे शरीर के अंदर में हो रही रिएक्शंस पर भी है। जो कोई भी पर्टिकुलर रिएक्शन है, कोई पर्टिकुलर एंजाइम जो होता है वो रिएक्शन की काइनेटिक्स को चेंज कर सकता है, उसकी इक्विलिब्रियम को नहीं। मतलब कोई भी एंजाइम केवल इस बात को देख सकता है कि कौन सी रिएक्शन जो होने वाली है उसको बस थोड़ा जल्दी करा देता है, और टेम्परेचर अगर बढ़ जाए तो वो रिएक्शन और भी थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। तो एक वहाँ पर इसका असर आता है। अब ये बात बताना शुरू करेगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो काफ़ी बड़ी, मतलब मान लीजिए -10 से लेकर के +50 तक का टेम्परेचर जो है वो टारडिग्रेड सेंस कर लेता है। तो वो किस में आ जाएगा, वाइड रेंज के टेम्परेचर को सेंस करने में आ जाएगा, जैसे यूरीथर्मल। और कुछ ऑर्गेनिज्म होंगे जो कि नैरो रेंज में ही अपना आपको सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया है जो कि क्रायोफाइल है, मतलब बर्फ में रहने वाला बैक्टीरिया है, उसको टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मर जाएगा। तो नैरो वाले जो हैं वो आपके स्टेनोथर्मल जो है वो कहलाते हैं। अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा पानी का। जब लाइफ ही पानी में ओरिजिनेट हुई है और हम 70% पानी के बने हैं, तो पानी का तो मेन रोल तो रहेगा ही रहेगा दोस्त। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इज ऑल्सो हैविली डिपेंड ऑन वाटर। के पानी, देखिए ये समझिए कि याद कीजिए कि आपके एल्गे, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जो डिवीजन है ये इसी बेसिस पर है कि कौन पानी से कितना दूर रह सकता है। तो ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एल्गे ये पानी के बगैर नहीं रह सकते, तो पानी के आसपास ही ये प्लांट जो है मिलेंगे। तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो पानी पर ही तो डिपेंड कर रहा है। और अगर आपका देखें तो वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम, आई थिंक ऑर्गेनिज्म लिव ओशन, जो पानी के करीब रहते हैं उनको पानी पे डिपेंडेंसी है, इसलिए पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी होंगी कि पानी का अगर केमिकल कॉम्पोजिशन, मतलब पानी में कोई उल्टे सीधे पेस्टिसाइड आ जाए, पानी का पीएच बदल जाए, तो इनसे भी भाई आप जो और प्लांट वगैरह हैं उनको प्रॉब्लम पेश आएगी। तो पार्ट्स पर 1000 ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से जो सेलिनिटी है वो कहाँ कहाँ कौन कौन से पानी में कितनी सेलिनिटी ठीक रहती है। जिस तरीके से बड़ा टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं कुछ लोग, वैसे ही बड़े टेम्परेचर, बड़े ही वाइड सॉल्ट कंसंट्रेशन को वो कर सकते हैं। जैसे कि कोई मछली है सैमन, वो जाती है, वो समुद्री पानी में भी रहती है और वो आपका एस्चुरीज और नॉर्मल पानी में अंडे देने के लिए भी जाती है। तो वाइड सेलिनिटी को टॉलरेट कर रही है तो वो यूरी हेलाइन हो जाएगी। और दूसरा आपका अगर कोई कम नैरो रेंज में रहता है तो आपका स्टेनो हेलाइन हो जाएगा।
अगला है हमारा लाइट, कि लाइट भैया मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, मेन है, अकेला नहीं है लेकिन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी तो है ही। अब ये जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये अगर हम लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो हम खाना खुद बना रहे हैं, वो ऑर्गेनिज्म तो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। छोटे जो प्लांट होते हैं, आप ये समझिए कि देखिए बहुत कम लाइट की कंडीशन में भी फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं, जिनको आम भाषा में आप इंडोर प्लांट के नाम से जानते हैं। फोटो पीरियड, कि भैया प्लांट जो है कैलकुलेट करता है कि दिन में कितनी लाइट पड़ रही है, कितनी लाइट नहीं पड़ रही है, जिसकी वजह से वो अपना फूल बनाए कि न बनाए, इसको डिफाइन करेगा कि फ्लावरिंग हो कि ना हो। ऐसा नहीं है ये जो सेंसिंग ऑफ लाइट है केवल और केवल प्लांट तक सीमित है, एनिमल्स भी लाइट के मुताबिक अपनी एक्टिविटीज़ को निर्धारित करते हैं, चाहे वो डायर्नल सीजन एंड सीजनल वेरिएशन इन लाइन लाइट हो जाए, कि भाई जो एनिमल्स हैं वो आपका शिकार ढूंढने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए, इन सब के लिए भी लाइट का ही सहारा लेते हैं वो लोग। और अब आप जानते हैं कि दो तरीके के हैं ऑर्गेनिज्म, भाई लाइट समुद्र में ज़्यादा नीचे तक पेनिट्रेट तो कर नहीं पाते, तो वहाँ पर जब लाइट नहीं मिलेगी तो वहाँ पर भी ऑर्गेनिज्म इस बात पर ही निर्भर कर रहा है कि लाइट कितनी नीचे तक जा रही है, और उसी तरीके के ऑर्गेनिज्म भी मिलेंगे। लाइट जो सनलाइट होती है उसमें से यूवी जो कंपोनेंट होता है वो कंपैरेटिवली हार्मफुल होता है। और यस, जो इन्फॉर्मेशन है। अगला है हमारा जो टॉपिक है वो है क्या, सॉइल। सॉइल की अगर बात करें तो भैया देखिए, क्लाइमेट की वजह से बर्फ़ पड़ रही है तेज़ी से, तो अगर चट्टान के ऊपर पड़ेगी तो थोड़ी सी चट्टान, अगर बर्फ़ टूटेगी तो थोड़ी सी चट्टान भी टूटेगी, तो ये चट्टान टूटना ये वेदरिंग प्रोसेस है। और चाहे अगर ऊपर से एनवायरनमेंट के अंदर में थोड़ी सी SO2 और नाइट्रिक ऑक्साइड हो गई हैं, तो उनकी वजह से नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बन सकता है बहुत ही हल्की मात्रा में, जो अगर पत्थर पे गिरेगा तो उसकी वजह से भी पत्थर जो है, एसिड की वजह से पत्थर वेदर हो सकता है। लाइकेंस हैं, मॉस हैं, वो भी आपका वेदरिंग ऑफ रॉक करते हैं और मिट्टी बनाते हैं अल्टीमेटली। मिट्टी जो है वो अपना सबका अलग अलग कॉम्पोजिशन होता है। आप जब रेलगाड़ी से जा रहे हो तो केवल केवल मिट्टी का रंग देख करके बता सकते हैं कि मैं अपने राज्य से बाहर निकल चुका हूँ, या ये अलग राज्य है या अलग राज्य है। सॉइल कॉम्पोजिशन अलग हो सकती है, ग्रेन का साइज़ अलग हो सकता है, एग्रीगेशन, परकोलेशन, कितना छेद है, मतलब कि कितना पोरोसिटी एक तरीके से, और पानी कितना पकड़ सकती हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो किसी पर्टिकुलर मिट्टी की प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली एक्वाटिक एनवायरनमेंट सेडिमेंटेशन कैरेक्टरिस्टिक बेंथिक ऑर्गेनिज्म, भाई सम पानी के नीचे ज़मीन है, भाई हम तो ज़मीन पे बना करके खाना खाते ही हैं। जो मान लीजिए कि आपका झील है, तो झील में तल भी होगा और तल पे मिट्टी भी होगी, और वहाँ पे जो मिट्टी है, वहाँ पर जो सेडिमेंट है, उसके ऊपर किस तरीके के ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे, वो ये मिट्टी डिसाइड करती है, सेडिमेंट डिसाइड करता है। और वो ऑर्गेनिज्म जो उस मिट्टी पे रहेंगे उनको बेंथिक ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। अगला है कि एबायोटिक फैक्टर के लिए रिस्पॉन्स किस तरीके का होगा। तो यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ऐसा है कि टेम्परेचर तो पूरी अर्थ पे बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो कर रहा है, तो अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म भी हर जगह मिल रहे हैं, तो फिर ये ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना, जिसकी वजह से ये सर्वाइव कर पा रहे हैं। फिर यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करेगा कि देखो भाई ऐसा है कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरमेंटल कंडीशन रखनी पड़ती हैं, जिसको हम क्या बोल देंगे, एक सेकेंड, हाँ, जिसको कि हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। आप जानते हैं कि एक ही बैंडविड्थ के अंदर में अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करना, अपने पीएच को रेगुलेट करना ही आपका होम्योस्टेसिस कहलाता है। मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस कांस्टेंट, मतलब कई ऑर्गेनिज्म है जो अपने अंदर के अंदर की एग्जिस्टेंस या अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन कांस्टेंट करके चलते हैं, और ठीक है, और यही आपका अल्टीमेटली होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो आप कांस्टेंट रखते हैं टेम्परेचर को, कंसंट्रेशन को, और इससे होम्योस्टेसिस आ जाता है। फिर आपको ये एग्जांपल देता है कि देखो ऐसा है कि एक और होम्योस्टेसिस बिल्कुल ऐसा है कि जैसे तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ हो, तो तुम क्या है कि बाहर चाहे टेम्परेचर ऊपर नीचे जितना मर्जी हो, तुम अपने कमरे का टेम्परेचर 25 पे रख सकते हो। फिर इसके बाद ये एग्जांपल देता है कि फिर 3 तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जब बाहर का टेम्परेचर बदले और अंदर का टेम्परेचर भी बदले तो उसको कहते हैं कन्फॉर्मर। जब बाहर का टेम्परेचर भी बदले, अंदर का टेम्परेचर भी बदले, लेकिन एक हद तक, और उसके बाद वो अपने आप के अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने लगे, उसको कहते हैं पार्शियल रेगुलेटर।
और जो हमेशा ही अपना टेम्परेचर रेगुलेट करते हैं उनको कहते हैं रेगुलेटर। तो यहाँ पर रेगुलेट या रेगुलेटर की ही बात कर रहा है वो। तो रेगुलेटर के अंदर में हम देखें तो बताने की कोशिश करेगा कि देखो भाई, रेगुलेट करने का मतलब है टेम्परेचर रेगुलेट करो, अपने ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन रेगुलेट करो, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन के अंदर में ही सैलिनिटी को रेगुलेट करो। और बता रहा है कि चूंकि मैमल्स ने अपना टेम्परेचर रेगुलेट किया था, यही वजह है मैमल्स इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाए, अलग अलग तरीके के एनवायरनमेंट में ज़िंदा रह पाए। फिर बताता है इस वाले पैराग्राफ में कि भैया टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मान लो कि हमारा टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, तो हम इसे मेंटेन कैसे करेंगे? हाइपोथैलेमस के द्वारा कि समर के अंदर में हम बहुत ज़्यादा पसीना बहाने लगेंगे और सर्दियों के अंदर में हम शिवर करने लगेंगे, फैट का एक्यूमुलेशन करने लगेंगे ताकि हम ज़्यादा सर्दी ना फील करें। अगला है कॉन्फॉर्मर। कॉन्फॉर्मर अभी हमने डिस्कस किया कि वो होते हैं जो कि बाहर के टेम्परेचर की तरह अपना भी टेम्परेचर बदल लेते हैं। तो दुनिया में 99% जो ऑर्गेनिज्म है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट नहीं रख सकते। तो ये कौन है? कॉन्फॉर्मर है। जैसे एक्वेटिक एनिमल है, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, जैसे जैसे उनके आसपास का एम्बिएंट एनवायरनमेंट का टेम्परेचर पीएच चेंज होगा, इनका भी टेम्परेचर पीएच जो है वो बदलता चला जाएगा। तो यहाँ पर बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ऐसा क्यों नहीं है कि बाकी ऑर्गेनिज्म भी अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर पाए। तो बिल्कुल वही एसी वाले एग्जांपल से याद कीजिए कि भाई कितने ही लोग हैं जो एसी को अफोर्ड कर सकते हैं, तो सब लोग तो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये थर्मो रेगुलेशन अपने अपने टेम्परेचर को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, एटीपी लगता है, तो सब लोग नहीं कर सकते। पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि जो स्मॉलर ऑर्गेनिज्म है उनका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है। उनको तो एक तो छोटे और ऊपर से उनको उनके पास सरफेस एरिया ज़्यादा है जिससे टेम्परेचर एक्सचेंज जल्दी हो जाएगा, तो इनको और भी ज़्यादा एनर्जी लगेगी। अगर आप गोलगप्पे के पानी को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं तो आइस क्यूब्स बहुत जल्दी पिघल जाएंगी क्योंकि उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है। लेकिन एक बहुत बड़ी सिल्ली का इस्तेमाल करते हैं तो इतनी जल्दी नहीं पिघलेगी क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। तो रिलेटिव सरफेस एरिया जो है वो कम होता है। तो इसलिए छोटे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो आपको पोलर रीजन में नहीं दिखेंगे कि भैया वहाँ वैसे ही ठंड पड़ती है, इनका सरफेस एरिया कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, तो वहाँ तो वैसे ही सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कुछ स्पीशीज हैं जो है इवॉल्व की हैं टू एबिलिटी टू रेगुलेट बट रादर ओनली ओवर, वो ये पार्शल उनको बता रहा है कि भैया एक हद तक अपने आप को रेगुलेट कर सकती हैं, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रेगुलेटर नहीं, कन्फर्मर है और एक हद के बाद रेगुलेटर हो जाते हैं। अगला है माइग्रेट, कि भाई अगर एक पर्टिकुलर जगह की हालत खराब होने लगे तो ऑर्गेनिज्म के पास क्या विचार है? भाई देखिए कि अगर एक छोटी जगह पर कम समय में टेम्परेचर वगैरह ऊपर नीचे जाने लगे तो या तो तुम अपने इंटरनल कंडीशन को रेगुलेट करो या बाहर के जैसी कंडीशन ले लो या फिर भाग जाओ वहाँ से। तो कुछ बर्ड्स होती हैं वो थोड़े समय के लिए वहाँ से चली जाते हैं, जैसे आप जानते हैं कि साइबेरिया से जो है भरतपुर के अंदर में आपके थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स आती हैं माइग्रेट करके। और चौथा है सस्पेंड, कि अपनी मेटाबॉलिक रेट को बिल्कुल कम करके ऑलमोस्ट मरी सी हालत में उस पर्टिकुलर मौसम को गुजार दो। तो चाहे वो बैक्टीरिया स्पोर बना करके या ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म स्पोर बना करके अनफेवरेबल कंडीशन को पार कर ले, बैक्टीरिया का, फंगस का, लोअर प्लांट का, या फिर आपका क्या देखने को मिलेगा, चाहे सीड बना के कर ले कि भाई सीड के अंदर में भी आपकी जो ओवरऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, डॉर्मेंट हो जाती है। उसी तरीके से बियर भी हाइबरनेशन शो करता है, फिशेस एस्टिवेशन शो करती हैं और जू प्लैंक्टन्स डायपॉज शो करते हैं। भैया कुछ समय के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को कम करो और डॉर्मेंट हो जाओ और समय को बिता दो ताकि जब अच्छा समय आए तो तुम बढ़िया से मज़े मार सको। अगला टॉपिक है हमारा अडेप्टेशन का, कि भैया जो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होते हैं उससे अपने आप को बचाने के लिए ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके की अडेप्टेशन शो करता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है या बिहेवियरल अडेप्टेशन, मतलब मॉर्फोलॉजिकल हो सकती हैं अडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल हो सकती हैं या बिहेवियरल हो सकती हैं। और आप जानते हैं कि किस तरीके से कि आप कुछ, जैसे बिहेवियर क्या है, बिहेवियर है कि माइग्रेट कर जाओ किसी लेस स्ट्रेसफुल हैबिटेट के अंदर में जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, जो कि साइबेरियन क्रेन्स करते हैं। इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी टाइम, कि भाई आपका जब हमने इतने लंबे समय में इवोल्यूशन हो रहा है तो कितने सारे अडेप्टेशन
हुए होंगे। क्या है वो अडेप्टेशन? जैसे कैंगरू रैट है, तो कैंगरू रैट ने फिजियोलॉजिकल एडजस्टमेंट शो की हैं कि अपने शरीर के अंदर में से फैट का ही इस्तेमाल करता है पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। और ऐसे भी हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी पानी ही नहीं पीते हैं। इसके पास एबिलिटी है कि अपने यूरिन को कंसंट्रेट कर पाए और पानी को बचा पाए। जानते हैं कि भाई कई डेजर्ट के प्लांट हैं जिसमें क्यूटिकल बड़ी मोटी होती है, जिसकी वजह से जिसकी वजह से प्लांट जो है पानी को नहीं लूज कर पाता है, जो कि अच्छी बात है। स्टोमेटा जो होते हैं वो ऐसे संकीर्ण होते हैं, गड्ढे में घुसे हुए होते हैं, जिसकी वजह से भी पानी का लॉस रुकता है। कैंप प्लांट है ही यही कि भैया दिन में जब गर्मी है तब स्टोमेटा को बंद रखो, शाम को या रात को खोलना, जब गर्मी नहीं होगी तो फिर हमारा वाटर का लॉस कम होगा। ओपोन्शिया के अंदर में पत्ती ही नहीं है तो लॉस ही नहीं होगा पानी का, और फोटोसिंथेसिस जो है वो स्टेम कर लेता है, फ्लैट एंड स्टेम। अगला है कि बता रहा है कि कोल्डर क्लाइमेट में कान छोटे हों। आप ये समझिए कि आपका जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा आप उतना ज़्यादा टेम्परेचर का एक्सचेंज कर पाएंगे। आप ठंडी जगह पे टेम्परेचर का एक्सचेंज नहीं करना चाहते, आप शरीर के अंदर में गर्मी रखना चाहते हैं, तो जो ठंडी जगह है वहाँ पे छोटे कान छोटे पाँव मिलेंगे ताकि हीट कम लूज़ हो। इसके अलावा ब्लबर भी देखने को मिलती है जो कि एक्वाटिक एनिमल में, जिसकी वजह से वो अपने बॉडी की हीट को बचा पाते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म दे आर फिजियोलॉजिकल विच रिस्पॉन्स क्विकली टू द स्ट्रेसफुल सिचुएशन। यहाँ पर इसने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है कि भैया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन भी नाम की एक चिड़िया होती है। जैसे कि आप अगर फ्लाइट से रोहतांग पास और यहाँ जैसा जाएंगे तो आप बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गए, तो आपके शरीर को समय मिला ही नहीं कि वो अडेप्ट कर पाए, तो वहाँ पर फिर ऑल्टीट्यूड सिकनेस होने लगती है, लोगों को नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशन, ये सब होने लगता है। लोअर एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर में हम धीरे धीरे एक्लिमेटाइज होते हैं, हमारा धीरे धीरे ब्लड आरबीसी का जो नंबर है वो बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन की जो कैपेसिटी है ऑक्सीजन से बाइंड करने की वो घटती है, क्योंकि ऑक्सीजन है की मात्रा ही कम है। तो इसको कहते हैं एक्लिमेटाइजेशन जो हम कर रहे हैं पहाड़ों पे जाकर के, उसको फिजियोलॉजी के अंदर में हम डाल देंगे। और कुछ एग्जाम्पल चलते हैं, देखते हैं कि भाई आर्के बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि हॉट स्प्रिंग में 100 डिग्री सेल्सियस पे भी उसने अडेप्ट किया हुआ है। उसका जो आप जानते हैं कि हमने जो थर्मस एक्वेटिकस लिया हुआ है वो हॉट स्प्रिंग से ही उठाया हुआ है, जो कि ऐसा एंजाइम है जो कि हाई टेम्परेचर पर भी काम करता रहता है। इसके अलावा बता रहा है कि जैसे जैसे आप समुद्र में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो कई तरीके के मरीन इन्वर्टिब्रेट्स होंगे जो कि बहुत ज़्यादा नीचे डेप्थ मिलते हैं, तो उनके पास भी इस तरीके के एडेप्टेशन होने चाहिए कि वो हायर प्रेशर पे सर्वाइव कर पाएँ। डेजर्ट लिजर्ट की बात हो रही है, जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है जो कि अपने शरीर के टेम्परेचर को ऑलमोस्ट कांस्टेंट रखती है केवल अपने बिहेवियर से, कि जब ठंड लगी तो सन में बैठ गए, जब गर्मी लगी तो फिर शेड में चले गए। अगला है पॉपुलेशन। हमने अभी तक ऑर्गेनिज्म खेला, तो ऑर्गेनिज्म के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज़ के जो झुंड होता है, जो ग्रुप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन कहते हैं। और ये आपस में शेयर करेंगे या compete करेंगे सिमिलर रिसोर्सेज के लिए। इन ब्रीडिंग तो हम अभी इंटर ब्रीडिंग है, तभी मैं कह रहा कि इन ब्रीडिंग तो अभी आगे आएगा। तो आपस में सबसे बड़ी पहचान इनकी होती है इंटर ब्रीडिंग करना, मतलब कि ये आपस में रिप्रोड्यूस करके सेक्सुअल प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान है। पॉपुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पर बात कर रहा है कि भाई एक तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, दूसरा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले को भी पॉपुलेशन बोल देते हैं, जिसके अंदर में आपका क्या आ जाएंगे, एग्जाम्पल दे रखे हैं भर भर के यहाँ पर कि सारे के सारे वेटलेट के अंदर में कॉर्मोरेंट्स जो होते हैं खाने वाले, इमेज देख लेना इसकी, और बाकी डिटेल में पढ़ना हो तो फिर वो यूट्यूब उसके ऊपर एप्लीकेशन पे लेक्चर पढ़े हुए हैं जिसमें मैंने हर एक शब्द को पढ़ाया है, तो उसमें कॉर्मोरेंट जो है उसकी इमेज दिख जाएगी पक्षी की। खैर, तो उसके अंदर में बैक्टीरिया, एक कल्चर प्लेट के अंदर में बैक्टीरिया भी अगर हैं तो वो भी आपका क्या है, तो वो भी आपका पॉपुलेशन है। ये सारे एग्जाम्पल हैं पॉपुलेशन के, जितने भी हैं सारे पॉपुलेशन के एग्जाम्पल हैं। जो नेचुरल सिलेक्शन है वो पॉपुलेशन के लेवल पर एक्ट कर रहा है, ये बोलता है एनसीईआरटी। और फिर बोलता है कि देखिए भाई ऐसा है कि पॉपुलेशन के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ कुछ ऐसे ऐसी चीज़ें हैं जो पॉपुलेशन की ही हो सकती हैं। जैसे कि क्या, कि पॉपुलेशन का क्या हो सकता है,
पॉपुलेशन का बर्थ रेट है, डेथ रेट है, ये पॉपुलेशन का है, पॉपुलेशन का बर्थ रेट है, डेथ रेट है। तो फिर एग्जांपल दिया हुआ है कि कितने भाई 20 लोटस थे, 8 बढ़ गए, तो फिर 20/8/20 मतलब 0.4 जो है वो ग्रोथ रेट है लोटस का। तो ये इस तरीके से दो एग्जांपल दिए हुए हैं। और क्या है, पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स होते हैं कि सेक्स रेशियो होता है कि कितने मेल हैं, कितनी फीमेल हैं, एज का डिस्ट्रीब्यूशन कि भाई एज कितनी है ऑर्गेनिजम्स की। एज के मुताबिक हम पिरामिड बनाते हैं कि हम देखते हैं कि भैया जो रिप्रोडक्शन से पहले वाली एज है ना, मतलब 15-16 से पहले वाली, फिर रिप्रोडक्शन वाली, फिर कि भाई और फिर पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। तो इसके बेसिस पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो पॉपुलेशन जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते और बहुत ज़्यादा मात्रा में है, वो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, क्योंकि ये सारे के सारे भी आगे चल के रिप्रोडक्शन करेंगे और बच्चे बनाएंगे। ये स्टेबल पॉपुलेशन है। ये डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन है कि भैया अब जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो कम है मात्रा में, इसमें पॉपुलेशन आगे जाकर के कम होगी। ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। और भी एट्रीब्यूट्स हैं, ज़रा देखते चलते हैं और क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं हमारी पॉपुलेशन के। और पॉपुलेशन के ऊपर नीचे जाने से हमें उस जगह के बारे में, उस हैबिटाट के बारे में बहुत सारी जानकारी जो है मिलती है। तो यहाँ पर बता रहा है कि किस तरीके से प्रेडेटर का जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में पता चलता है, पेस्टिसाइड का जो इफ़ेक्ट है उसके बारे में पता चलता है। वी ऑलवेज इवेल्युएट देम इन द टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन साइज का प्रति यूनिट टाइम कितना बदलाव हो रहा है। जैसे कि द साइज़ ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 10 भी हो सकती है, कि भरतपुर में 10 जो है वो साइबेरियन क्रेन आए हैं, या फिर मिलियंस भी हो सकती है, जैसे कि क्लेमाइडोमोना जो कि पौंड के अंदर में है। और इसको बोलते हैं पॉपुलेशन का साइज़, कि कितना साइज़ है पॉपुलेशन का। एक और कैरेक्टर है, एट्रीब्यूट है, उसको कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी, कि नीड नॉट नेसेसरीली मेजर्ड नंबर ओनली, कि ज़रूरी नहीं है कि आपको नंबर ही मापना है, आप पॉपुलेशन की डेंसिटी मापिए, मतलब एरिया, कितने एरिया के अंदर में कितनी पॉपुलेशन। आप जानते हैं कि किसी दूर दराज के छत्तीसगढ़ के गांव में जो पॉपुलेशन की डेंसिटी है वो कम होगी, कि भैया 1 किलोमीटर का भी गांव है तो वहाँ 200 परिवार होंगे। और आप जानते हैं दिल्ली जैसी जगह जहाँ पर आप एक मोहल्ले के अंदर में 200 परिवार से ज़्यादा आपको मिल जाएंगे, तो दिल्ली के अंदर में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। तो वही एग्जाम्पल जो है वो आपको देगा कि एरिया के अंदर में कितने प्लांट हैं, कितने बैनियन ट्री हैं। तो बोल रहा है कि अगर एक जगह पर एक खेत है, वहाँ एक बरगद का पेड़ है और हज़ारों धनिये के पौधे हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो बेटर ये है कि आप बायोमास को लें, क्योंकि फिर वहाँ पर सबसे बढ़िया तरीका यही है। वहाँ पर ना तो डेंसिटी काम करेगी, वहाँ पे ना तो पॉपुलेशन काम करेगी, वहाँ बायोमास काम करेगा। तो सर्टेन इकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन रिलेटिव डेंसिटीज सर्व्स प्रॉपर, और कुछ हैं जिसके अंदर में आपको रिलेटिव डेंसिटी उठानी पड़ेगी, कि कंपेयर करना पड़ेगा कि इसकी डेंसिटी को दूसरे की डेंसिटी से कंपेयर कर लेते हैं। एक एग्जांपल दे रहा है कि नंबर ऑफ फिश कॉट पर ट्रैप इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द टोटल पॉपुलेशन साइज, कि भाई ऐसा है कि आपको किसी की पॉपुलेशन का साइज जानने के लिए ऐसा नहीं कि हर एक बंदे को पकड़ पकड़ के कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि हम करते हैं इंडिया के अंदर में। लेकिन आप क्या करेंगे, आप थोड़ी सी मछली पकड़िए और फिर उनसे आप ये पता लगा सकते हैं कि कितनी असल मछलियां हैं इस पॉन्ड में। आप टाइगर को छूने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके पग मार्क, उसके फीकल मैटर से पता लगा सकते हैं कि कितने टाइगर जो हैं इस रिजर्व के अंदर में हैं। अगला जो आइडिया है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि आप जानते हैं जैसे प्रति पॉपुलेशन डेंसिटी है कि पॉपुलेशन प्रति यूनिट एरिया कितनी बढ़ रही है, वैसे ही प्रति यूनिट टाइम पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो उसको क्या कहते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ की कैटेगरी में डाल देते हैं। और पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अब ऊपर ही देखा था हमने कि भैया 3 तरीके की हो सकती है, कि भैया जब रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ज़्यादा हो, मतलब कि एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन जो है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किसी पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, ये मोटा माटी 4 कारणों पे डिपेंड करती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर पॉपुलेशन बढ़ रही है कि घट रही है, ये मोटा माटी 4 कारणों पे डिपेंड करेगा। पहला है नेटैलिटी, मोर्टैलिटी, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन। नेटैलिटी कितने पैदा हो रहे हैं, मोर्टैलिटी कितने मर रहे हैं, इमिग्रेशन कितने आ रहे हैं, एमिग्रेशन कितने जा रहे हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी आप टाइम के बलबूते पे निकाल सकते हैं कि एक समय के बाद पॉपुलेशन कितनी बढ़ जाएगी। आप देखिए कि पहले जब आप कैलकुलेट कर रहे थे तब पॉपुलेशन कितनी थी,
फिर उसके बाद कितने बर्थ हुए और कितने लोग आए उसको जोड़ना पड़ेगा, और कितने लोग मरे और कितने लोग गए उसको घटाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका फॉर्मूला बनेगा। और यही यहाँ पर पूरे में यही बात लिखी गई है। ग्रोथ के मॉडल जो है वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, क्योंकि आप ये जानना चाहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ेगी कि घटेगी। तो जिन लोगों को नहीं पता है, जो आज तक पॉपुलेशन ग्रोथ पर ऐसे लिखते हुए आए हैं, उनको बता दिया जाए कि ऐसा नहीं है कि जन्म जन्मांतर तक पॉपुलेशन बढ़ती ही रहती है। जैसा कि अभी लेटेस्ट जो रिसर्च पेपर हैं वो बता रहे हैं, वो बता रहे हैं लगभग 2050 तक भारत की पॉपुलेशन बढ़ेगी, फिर उसके बाद भारत की पॉपुलेशन कम होगी। सन 2100 के अंदर में भारत की जो पॉपुलेशन है वो होगी तकरीबन 109 करोड़, अभी 140 करोड़ है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देखिए कोई भी पॉपुलेशन को अगर प्रचुर मात्रा में अगर आप उसके रिसोर्सेज अच्छे करते हैं, उसको खाना पीना दे दें, उसको फूड दे दें अच्छा, उसको स्पेस दे दें अच्छा, तो वो पागलों की तरह ग्रो करता है। और जब वो ग्रो करता है तो उसके अंदर में ये जे शेप कर्व बनता है, उसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो आप जो निकालते हैं वो इस तरीके से निकालते हैं। ये रहा आपका, ये देखिए यहाँ से पढ़ते जाइए कि ये है आपका क्या, कि पॉपुलेशन की ग्रोथ जब सब कुछ अवेलेबल है पागलों की तरह, खाना पीना स्पेस, तो पॉपुलेशन ऐसे ग्रोथ करती है। आप जानते हैं डी एन बाई डी टी मतलब पॉपुलेशन एक समय के अंदर में कितनी बढ़ेगी, वो डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन के बढ़ने का रेट क्या है, आर क्या है, और एन क्या है, जो पॉपुलेशन जिससे आपने शुरू की थी वो कितनी पॉपुलेशन है। लेकिन आप जानते हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट ये है कि भैया भारत आज की तारीख में जितने क्विंटल, जितने टन गेहूं खाना जितना हमारे पास मौजूद है और जितना एरिया मौजूद है, उसके हिसाब से एक नंबर निकल करके आएगा कि भैया भारत आज की तारीख में 200 करोड़ लोगों को मतलब जिंदा रहने में हेल्प करेगा। तो हम भारत की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, 200 करोड़ है। और ऐसा नहीं है कि कैरिंग कैपेसिटी यहाँ 200 करोड़ है तो 200 करोड़ ही रहेगी। कल को बायोटेक्नोलॉजी से हम एक किलोमीटर के एरिया से ज़्यादा गेहूं अगर पैदा कराने लगें तो ये कैरिंग कैपेसिटी ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि थियोरेटिकल ग्राफ है ये, लेकिन चूंकि हमारे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे ऊपर से दबाव आएगा, किसका, कि खाने की कमी है, स्पेस की कमी है, बाकी चीज़ों की कमी है। तो उसकी वजह से पॉपुलेशन जो है वो 200 करोड़ पे आकर के लगभग लगभग स्टेबलाइज होने लगेगी। तो ये हो गया मेरा कैरिंग कैपेसिटी। और इसको मैं बता सकता हूँ, इस बात को मैं बता सकता हूँ एक फॉर्मूले से कि ये एस शेप जो कर्व बनेगा वो रियलिटी में बनता है। तो डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू, अब ये देखिए इतना फॉर्मूला तो जो है वो ऊपर वाला ही है, मान रहे हैं, इतना फॉर्मूला जो है ये ऊपर वाला ही है, बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा आई है, वो है क्या, वो है के माइनस एन बाई के। के है आपका क्या, पॉपुलेशन आपका के है कैरिंग कैपेसिटी, एन जो है वो आपका आज की तारीख की पॉपुलेशन है। तो अब यहां पर ना वैल्यू रख करके देखते हैं, ठीक है। वैल्यू रख करके देखेंगे तो मान लीजिए कि आज की तारीख में जो पॉपुलेशन है वही कैरिंग कैपेसिटी है 200 करोड़, और आज की तारीख में पॉपुलेशन पहुंच गई है मान लो 200 करोड़। तो 200 करोड़ माइनस 200 करोड़ जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा पूरा का पूरा, और जीरो को कहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे पूरा जीरो हो जाएगा, और डी एन बाई डी टी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही नहीं, ये सीधा स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अब n जो है उसको मान लो कि ऑलमोस्ट न के बराबर है पॉपुलेशन, जीरो कंसीडर करके इसको हटा दो, k से k कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब पॉपुलेशन शुरू हो रही है तो देखिए दोनों का जो ग्राफ है बराबर बिल्कुल सेम सेम सा है। तो ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा है, ये पार्ट जो है वो पुराने इक्वेशन के अंदर में भी था, ठीक है। ये केवल रिवीजन है, और वाकई में डिटेल में समझना है कि ये फॉर्मूले किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्यों हैं और क्या एमसीक्यूज बनते हैं, तो फिर जाइए एप्लीकेशन पे, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये पढ़ा हुआ होगा, तो 1 घंटे के अंदर में तो 2 से रिवीजन ही हो सकता है। डार्विन ने बताया कि किस तरीके से स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच टू इनॉर्मस नंबर। अगर आप किसी बड़े ऑर्गेनिज्म को भी अगर आराम से वो कर दें, बोले कि हाँ बेटी अपना बच्चों को बढ़ाओ, तो वो लोग भी इस धरती को बहुत कम समय के अंदर में बढ़ा देंगे। इसको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व बोलते हैं। तो अगले पन्ने पर जो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व है ये पूरा का पूरा कैरिंग कैपेसिटी, एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, ये सब पढ़ चुके हैं हम, कि ये आपका लॉग फेज, फिर आपका ये आपका लैग फेज, फिर आपका लॉग फेज, फिर आपका एक्सेलरेटरी फेज, ये आपका डिसेलरेटरी फेज, ये आपका स्टेशनरी फेज, फिर इसके बाद आपका डिक्लाइनिंग फेज भी आता है।
अच्छा, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, इसको पढ़ते हैं चलिए। सबसे पहला दिया हुआ है डार्विन फिटनेस। डार्विन फिटनेस का एक ही मतलब होता है हाई आर वैल्यू। हाई आर वैल्यू का मतलब होता है कि आप कितने बच्चे पैदा कर पा रहे हैं। जितने ज़्यादा आप बच्चे पैदा कर पा रहे हैं आपकी डार्विन फिटनेस उतनी ज़्यादा है। ज़्यादा बच्चे पैदा करना के लिए क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या स्ट्रैटेजी आप अपना सकते हैं, वो सारी की सारी डिस्कस की गई हैं। कि भैया हो सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म ज़िंदगी में एक ही बार रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि आपका पैसिफिक सैमन फिश, बैम्बू। कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन करते हैं, बर्ड और मैमल। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो बड़े 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 ज़्यादा नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाते हैं छोटे साइज की, जैसे ऑस्टर और फेजिक फिश। कुछ हैं जो कि बहुत कम नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बनाते हैं लेकिन बड़े साइज की, जैसे बर्ड और मैमल। ये बताया गया है। यहाँ पर यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई इकोलॉजिस्ट बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर जो हिस्ट्री है वो मतलब ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करेगा, कहाँ ग्रो करेगा, वो उसके एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बस पॉपुलेशन का इंटरेक्शन या इसके अंदर में तो केवल दो ही चीज़ें हैं, एक है ये टेबल और एग्जाम्पल, बस इतना ही है कि कि भाई कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अकेले ज़िंदा नहीं रह सकता, क्योंकि तीन चीज़ें तो चाहिए, एक फोटोसिंथेसिस करने वाला, एक उसको खाने वाला कंज्यूमर और एक डिकम्पोजर। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं तब जा कर के आपका पूरी की पूरी चलता है, इक्वेशन जो है चलती है। इवन अ प्लांट स्पीशीज कैन नॉट सर्वाइव अलोन। उसको भी माइक्रोब चाहिए ताकि वो माइक्रोब उसको डिकम्पोज करके बाकी नए प्लांट्स के लिए इनऑर्गेनिक आयंस का बंदोबस्त करें। बाकी यही है, दो स्पीशीज़ हैं, या तो एक दूसरे को फ़ायदा करेंगी म्यूचुअलिज्म, या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगी कंपटीशन। एक को फ़ायदा पहुंचेगा दूसरे को नुकसान पहुंचेगा प्रेडेशन, या आपका पैरासिटिज्म, ये पैरासिटिज्म। एक को फ़ायदा हो दूसरे को कुछ भी ना हो कमेंसलिज्म। एक को नुकसान हो और दूसरे को कुछ भी ना हो तो आमेंसलिज्म। ये सारे हैं। और इसमें फिर ये बस कुछ नहीं है, प्रेडेशन। प्रेडेशन के अंदर में आपका दोनों, एक को फ़ायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। नेचर के अंदर में चलता है, टाइगर और डियर, स्पैरो का सीड खाना, हार्बीवोर और प्रेडेटर, ये सारे के सारे प्रेडेशन के अंदर में ही आएगा। ऐसा नहीं है मतलब कि अगर प्रेडेटर को अगर हम बढ़ने दें तो ऐसा नहीं कि वो सारे के सारे हिरणों को खा जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मल बेसिक आइडिया है कि भाई जैसे ही हिरण कम होने लगेंगे तो शेर भूखे मरेंगे, शेर भूखे मरेंगे तो आपका अपने आप से हिरण की जो है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये तो कीप प्रे पॉपुलेशन नंबर अंडर कंट्रोल, कि भैया प्रेडेटर की पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा, प्रेडेटर प्रे की पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा। कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी कोई एग्जॉटिक स्पीशीज़ लेकर के आते हैं हम अपने जियोग्राफिकल एरिया में और फिर इन्वेजिव हो जाती है, और फिर उसकी वजह से वो हमारे नेचुरल, इट डज़ नॉट हैव इट्स नेचुरल प्रेडेटर, कि भाई जहाँ पर वो चीज़ हुआ करती थी वहाँ पर उसको मारने के लिए उसके प्रेडेटर थे, अब यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पागलों की तरह ग्रो करेंगे। जैसे प्रिकली पियर कैक्टस है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हुआ करता था, जैसे ही उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर में इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ने लगा। कैक्टस फीडिंग एक प्रेडेटर होता था जो उसकी पॉपुलेशन को जो है वो कंट्रोल करता था, तो वो फिर उसको ऑस्ट्रेलिया के अंदर में भी इंट्रोड्यूस किया गया, फिर वहाँ पर जा कर के वो पॉपुलेशन कंट्रोल में आई। ओके, प्रेडेटर जो होते हैं वो आपके स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी को भी मेंटेन करते हैं किसी कम्युनिटी के अंदर में, पॉपुलेशन को, कंपटीशन को जो है वो कम करवाते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ऐसे इंटरटाइडल एरिया हुआ करता था, वहाँ पर कई सारी स्पीशीज़ हुआ करती थी। वहाँ पे एक स्पीशीज़ हुआ करती थी जो था आपका पाइस्टर या स्टारफिश। ये स्टारफिश जो है वो प्रेडेटर थी। इस प्रेडेटर के गायब होने की वजह से वहाँ पर 10 स्पीशीज़ जो हैं वो क्या हो गई, विलुप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। तो किस तरीके से दूसरी स्पीशीज को भी इज्जत से एग्जिस्ट करने में कोई प्रेडेटर हेल्प कर सकता है। यस, प्रेडेटर इज टू एफिशिएंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट इट्स प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट। वही है, वही वाला बात है कि अगर आपका शेर बहुत ज़्यादा हिरण खाने लगा तो हिरण बहुत कम हो जाएंगे, हिरण कम हो जाएंगे तो शेर को खाना नहीं मिलेगा, तो आधे शेर मरेंगे, आधे शेर मरेंगे तो फिर हिरण को खाने वाले नहीं बचेंगे, हिरण की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। तो ये आराम से ऐसे ऐसे चलता रहेगा। कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं अब एक प्रेडेशन और प्रे के अंदर में एक दूसरे से बचने के लिए कैमोफ्लाज वगैरह इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। कि एक बटरफ्लाई है जो बहुत गंदा टेस्ट आता है जिसका, लेकिन दूसरी बटरफ्लाई उसके रंग रूप को
कॉपी कर लेती है और फिर उसको भी जो है लोग नहीं खाते हैं। कई कैटरपिलर जो है वो ऐसे दिखते हैं जैसे सांप हो, या कई कैटरपिलर ऐसे दिखते हैं जो कि जिनमें जिनमें जो कि बड़े डिस्टेस्टफुल होते हैं या जिनमें पॉइजन होता है। और मतलब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन मिलेंगे आपको इस तरीके के कि एक सांप है जो कि वाकई में जहरीला है, बहुत चटकीला रंग है, बिल्कुल वैसा ही दूसरे सांप ने भी अपना रंग ले लिया और चटकीला रंग ले लिया। फॉर प्लांट हर्बीवोर्स आर प्रेडेटर, कि भैया प्लांट की नज़र से देखो तो जो गाय है वो प्रेडेटर है। और दुनिया के अंदर में जो अगर आप देखें जितने भी इंसेक्ट हैं उसमें से 25% जो इंसेक्ट है वो प्लांट के सैप के ऊपर अपने आप खाना जो है वो प्रेफर करते हैं। जो हर्बीवोर है, जो आप जानते हैं, अपने आप उसके हर्बीवोर से बचने के लिए जो प्लांट है वो केमिकल डिफेंस करते हैं, मतलब कि वो स्पाइसेस बनाते हैं। आप जानते हैं कि प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, से केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो हर्बीवोर है उन्हें नहीं खाएगा। अगर आपके मुंह में भी इलायची ज़्यादा आ जाए या काली मिर्च ज़्यादा आ जाए या कड़ी पत्ता ज़्यादा आ जाए या आपका तेज पत्ता ज़्यादा आ जाए तो आपका मुंह मेरे को नहीं खाना, तो वही सेम हालत है। कांटे बनाने लगते हैं तो ये भी उसके अंदर में आ जाएगा। अ, आपने देखा होगा कि कैलोट्रोपिस जो कि अबेंडेंट फील्ड में ग्रो होती रहती है, द प्लांट प्रोड्यूसेस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, दैट्स व्हाई यू नेवर सी एनी कैटल। कि भैया अगर कैटल जाएगी वहाँ पर उसको कैलोट्रोपिस पे खाने के लिए, मर के आएगी वापस। उसी तरीके से हम डिस्कस कर चुके हैं निकोटीन, कैफीन, क्वानाइन, ये सारे के सारे जो हैं प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म है एक तरीके से। अगला है कंपटीशन, कि भैया एक ही जगह है जहाँ पर भाई दो किराने की दुकान, भाई घर तो 100 ही है, घर 100 ही है। पहले 100 घरों पर एक किराने की दुकान हुआ करती थी, 100 के 100 घर उसी किराने की दुकान से लेते थे। अब जब एक नई किराने की दुकान खुली है तो अब 50-50 लोग बढ़ जाएंगे, तो 50 लोग आधे को मिलेंगे, 50 लोग आधे को मिलेंगे, 100 किसी को भी नहीं मिलेगा। असल में दोनों का ही नुकसान हुआ। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज अ पोटेंट फोर्स फॉर ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, के दो अलग अलग स्पीशी, एक इंट्रा स्पीशीज मतलब उसी स्पीशीज के अंदर में दो अलग अलग स्पीशीज के अंदर में जब कंपटीशन होता है तो उसे इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन बोल देते हैं। टोटली अनरिलेटेड स्पीशीज कुड ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज, ऐसा नहीं है कि एक ही स्पीशीज के अंदर में एक ही रिसोर्सेज के लिए, एक ही स्पीशीज के रिसोर्सेज के लिए दो स्पीशीज compete करेंगी। यहाँ पर आपका है कि किस तरीके से अमेरिकन लेक्स में विजिटिंग फ्लेमिंगोज हैं, आर रेजिडेंट फिश कम्पीट्स फॉर देयर कॉमन फूड जू प्लैंक्टन्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स चलते चले जाएंगे इसके अंदर में। कंपटीशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जो कि आपके डिफाइन करता है कि कौन कितने के कंपटीशन के अंदर में जो ज़्यादा बच्चे छोड़ के जाएगा वही जीतेगा। तो आर वैल्यू पे सब कुछ डिपेंड करेगा कंपटीशन के अंदर में, सिग्निफिकेंटली लोअर इन द प्रेजेंस इन अनदर स्पीशीज, और जैसे ही दूसरी स्पीशीज आ जाती है तो फिर दोनों जब compete कर रहे हैं तो उतने बच्चे प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। अगला एग्जांपल कि भैया टॉर्टोइज की पॉपुलेशन गैलापागोस आइलैंड पर पागलों की तरह बढ़ने लगी थी, फिर वहाँ पे हमने गोट डाल दी तो गोट जो है खरगोश से जल्दी घास खा जाती थी, तो फिर इस तरीके से दोनों की पॉपुलेशन को कंट्रोल में लेकर के आया गया। फिर गोट्स को मारना पड़ा वो इनकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई थी। The occurrence of nature comes from the called as the occurrence of the competition in nature, competitive release. A species whose distribution is restricted to a small geographical area because of the presence of the competitive superspecies is found expanded dramatically where the competing species are experimentally removed. एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पर आपका दो पर्टिकुलर स्पीशीज़ जो हैं, एक स्पीशीज़ यहाँ ग्रो कर रही है, एक स्पीशीज़ यहाँ ग्रो कर रही है। जैसे ही ऊपर वाली स्पीशीज़ अगर मरने लग जाए तो ये नीचे वाली स्पीशीज़ ऊपर वाली स्पीशीज़ का जगह खा जाएगी, जो कि हुआ। जो कि ये नीचे वाला है कि कॉर्नेल्स वाले एक्सपेरिमेंट, फील्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर में यही हुआ कि हमने इंटर टाइडल एरिया में जो एक स्पीशीज़ थी, दो स्पीशीज़ थी, तो एक को कम कर दिया, एक को जैसे ही कम कर दिया दूसरे ने उसके ऊपर ओवरकम कर लिया और पूरी की पूरी जगह हथिया ली और दूसरी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्शन की तरफ धकेल दिया। गॉज कॉम्पिटिशन ये यही है कि ये जो हमने ऊपर डिस्कस किया फिर उसको वही लिखा हुआ है कि गॉज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कि दो स्पीशीज़ जो हैं जब कॉम्पीट करने लग जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि इस एक स्पीशीज़ दूसरी स्पीशीज़ को एक्सटिंक्ट जो है वो करा दे, कि स्पीशीज़ जब कम्पीट करती हैं तो एक साथ नहीं रह सकती हैं। आजकल की स्टडीज़ ने बताया कि ये डू नॉट सपोर्ट सच ग्रॉस जनरलाइजेशन अबाउट
कोई कंपटीशन के लिए इतना ग्रॉस जनरलाइजेशन सही नहीं है। रिसोर्स पार्टीशनिंग अगला कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बता रहा है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म या दो पर्टिकुलर पॉपुलेशन अगर compete करने भी लगती हैं तो फिर क्या करने लगते हैं कि अलग अलग टाइम खाना खा लेंगे, अलग अलग टाइम जो है वो ऑर्गेनिज्म को मार लेंगे। इस तरीके से दोनों एक साथ को एग्जिस्ट कर सकती हैं। मैकार्थर 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ वॉर्बल्स लिविंग ऑन सेम ट्री वर एबल टू अवॉइड कंपटीशन, की एक ही जगह थी लेकिन फिर भी कंपटीशन अवॉइड कर लिया क्योंकि अपने बिहेवियरल पैटर्न की वजह से। अगला है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म के अंदर में एक को फ़ायदा एक को नुकसान। पैरासाइट जो हमारे ऊपर होस्ट की बॉडी पर आ जाते हैं, को इवॉल्व रिजेक्टिंग और रेजिस्टिंग काउंटर एंड न्यूट्रलाइज। भाई हमारे पेट के अंदर में भी अगर आप देखें तो यही आइडिया है कि कुछ अच्छे बैक्टीरिया हैं, कभी कभी कुछ बुरे बैक्टीरिया भी आ जाते हैं जो कि जो हमारे जो ऑलरेडी अच्छे बैक्टीरिया हैं फिर उनको भगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है बुरे वाले बैक्टीरियाज की। तो उन बुरे वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी उनको रिजेक्ट करेगी, उनको रेजिस्ट करेगी, उनके खिलाफ हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगी, उन्हें न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगी। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनको किस तरीके से होस्ट की बॉडी में सक्सेसफुली ग्रो ना करने दें। अब क्या है कि कभी कभी और जो ये जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर में ये देखा जाता है कि वो अपने अननेसेसरी ऑर्गन्स को हटा देते हैं। जैसे कि हमारे पेट के अंदर में कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है जो पेट के अंदर में रहता है, उसका खुद का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गायब हो जाता है क्योंकि वो सारा का सारा खाना जो है वो पैसिवली एब्जॉर्ब कर लेता है। जो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल नहीं है, मतलब पॉइंट है कि जब जिस ऑर्गन की ज़रूरत नहीं है तो फिर उस ऑर्गन को फिर इतनी सारी एनर्जी देने का फ़ायदा क्या है। जैसे कि छिछले पानी में रहने वाली, जो गंदा पानी होता है जिसमें दिखता नहीं है ठीक से, उसमें रहने वाली मछलियाँ जो हैं धीरे धीरे अंधी होती चली जाती हैं। और इनकी लाइफ साइकिल होती है, एक ज़रूरी नहीं कि एक एक पैरासाइट है एक होस्ट है इस पे जाके अटैक कर दिया, नहीं। आप जानते हैं कि किस तरीके से कोरोना वायरस तक का जो है इंटरमीडिएट होस्ट था। तो इसीलिए हम चमगादड़ पे इतना गुस्सा हो रहे थे कि वहाँ से आया है। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि ह्यूमर लिवर फ्लूक के दो इंटरमीडिएट होस्ट और हैं, स्नेल है और फिश है, और तब हमको अफेक्ट कर सकता है ह्यूमन लिवर फ्लूक जो है। मलेरियल पैरासाइट्स, मलेरिया के जो पैरासाइट हैं उन्हें मॉस्किटो की ज़रूरत पड़ती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। मेजोरिटी ऑफ पैरासाइट जो अपने होस्ट होता है उसको हार्म करता है। पैरासाइट जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, एक्टो पैरासाइट हो सकते हैं या एंडो पैरासाइट हो सकते हैं। एक्टो पैरासाइट में ह्यूमंस पे जुएँ, टिक डॉग पे टिक्स, ये इसके एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो कि एक्टो पैरासाइट के हैं। और एंडो पैरासाइट के अंदर में जो है वो कंपैरेटिवली लाइफ साइकिल अपनी शो करता है, अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर में मिल जाएगा। लाइफ साइकिल कंपैरेटिवली ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ब्रूड पैरासिटिज्म आप जानते हैं कि वो किस तरीके से कोयल अपना घोंसला खुद नहीं बनाती है, जैसे ही उसके बच्चे पैदा होते हैं, किसके बच्चे आपके कुकू के मतलब कोयल के बच्चे पैदा होते हैं, वो बाकी अंडों को जो है नेस्ट से बाहर फेंक देता है। Evolved to resemble the host egg in size and color to reduce the chance of host bird detecting, ठीक है। कि जो कोयल मतलब कि पॉइंट है कि कोयल भी उसी तरीके के अंडे देने लगती है, बाहर से दिखने में ऐसे लगें कि जैसे कौवे के ही है। इसको ब्रूड पैरासिटिज्म एक्शन में है। कमेंसलिज्म, एक को फ़ायदा हो रहा है दूसरे को न फ़ायदा ना नुकसान हो रहा है, उसके एग्जांपल्स आपको दे दिए जाएंगे इसके अंदर में, तो एग्जांपल पढ़ने पड़ेंगे। जिसके अंदर में ऑर्किड्स जो है वो एपिफाइट हैं और ऑन अ मैंगो ब्रांच, ठीक है। तो मैंगो ब्रांच के ऊपर ऑर्किड्स ग्रो कर रहे हैं, बारनिकल ग्रो कर रहे हैं वेल के ऊपर में। अब वाइल मैंगो ट्री को ना तो फ़ायदा है ना नुकसान है, वेल को ना फ़ायदा है ना नुकसान है, लेकिन उनके ऊपर जो बारनिकल हैं या उनके ऊपर जो एपिफाइट है उनको फ़ायदा है। अर्गनिट जो है वो देखिए जो घास खाती है जब गाय, तो उसके ऊपर आपके अर्गनिट बैठे होते हैं और वो देखते रहते हैं कि कब जैसे घास खत्म होगी तो कीड़े इधर उधर भागेंगे, तो ये उतर के आएंगे और कीड़े खा लेंगे। इसके अंदर में कुछ और एग्जांपल है कि क्लाउन फिश जो है वो सी एनिमोन के बीच में अपने आप को प्रोटेक्ट रख पाती है बाकी दूसरी फिशेस से। म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म के अंदर में दोनों एक दूसरे का फ़ायदा कर रहे हैं। जैसे लाइकेन है तो लाइकेन के अंदर में एल्गे और फंगस एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं। माइकोराइज़ा के अंदर में प्लांट की रूट और फंगस एक दूसरे का फ़ायदा करते हैं।
सबसे फैसिनेटिंग एग्जांपल है आपका म्यूचुअलिज्म का, प्लांट और एनिमल का रिलेशन। पॉलिनेशन जो होता है, अगर प्लांट में पॉलिनेशन नहीं होगा तो खाना नहीं बनेगा, तो एनिमल्स मरेंगे, और अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट्स मरेंगे, तो दोनों के लिए ही फायदेमंद है। जो जो मधुमक्खी है उसको नेक्टर मिल जाता है तुरंत के तुरंत, और जो पौधा है उसको क्या मिल जाता है, उसको पॉलिनेशन मिल जाता है। अम, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो कि चीटर होते हैं, जो कि इस नेक्टर को तो ले लेते हैं लेकिन पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है। इट मीन्स दैट गिवन फिग स्पीशीज कैन बी ओनली पॉलिनेटेड बाय पार्टनर वस्प स्पीशीज एंड नो अदर स्पीशीज, कि भाई इनके अंदर में भी अलग अलग तरीके के करार होते हैं कि भैया एक पर्टिकुलर जो स्पीशीज़ है वास्प की, यही इस पर्टिकुलर प्लांट का पॉलिनेशन देखेगी। फीमेल वास्प यूज़ द फ्रूट नॉट ओनली एज एन ओवी पोजिशन, कि भैया वहाँ पर जो फ्रूट होता है उसके अंदर से आप जानते हैं कि ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। और ये मेरे लिए सबसे फैसिनेटिंग था कि भैया कि इसके अंदर में कीड़े घुस कैसे जाते हैं। अगला, वॉस पॉलिनेशन फिक्स इन्फ्लोरेसेंस, के इन्फ्लोरेसेंस में अपने पॉलिनेशन हो जाता है, वहाँ अंडे रख जाते हैं तो वो बच्चे बन जाते हैं जो कि फल के अंदर में रहेंगे, वहाँ पर अंडे देने की जगह भी हो गई और खाना भी मिल गया। कुछ ऐसे ऑर्किड्स होते हैं जहाँ पर ऐसे फूल होते हैं जो कि जो फूल उस पे जाता है तो उसको लगता है कि ये तो फीमेल है। मतलब ऊपर हमने एग्जांपल देखा कि चीटर का जो जिसमें कि पॉलिनेटर जो है खाना चुरा रहा है लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर रहा है, वैसे यहाँ पर एक सेक्सुअल डिसीट वाला एग्जांपल है जिसके अंदर में आपका प्लांट पागल बनाता है। प्लांट जो है ऐसा फूल बनाता है जैसे कि फीमेल ऑर्गेनिज्म हो, मेल ऑर्गेनिज्म उड़ता उड़ता आता है बी और बम्बल बी का, उसके ऊपर सूडो कॉपलेट करने की कोशिश करता है, फिर उसको पता चलता है यार ये तो फीमेल नहीं है, फिर दूसरी जगह जाता है, फिर वहाँ उसके साथ धोखा होता है। इस तरीके से प्लांट को पॉलिनेशन मिल जाता है और पौधे और जो पॉलिनेटर है उसको कुछ भी नहीं मिलता है।